नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी साथियों का स्वागत, वंदन अभिनंदन है शौर्य इंस्टीट्यूट में। जल्द से जल्द सभी प्यारे साथी जुड़िए, फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है सभी प्यारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी प्यारे साथियों को जानकारी है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट नंबर 7 की चर्चा कर रहे हैं। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट नंबर 7 में हमारी चर्चा प्यारे बच्चों फूड न्यूट्रिशन पर चल रही थी। और फूड एंड न्यूट्रिशन में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, प्रोटीन पढ़ चुके हैं, फैट पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम विटामिन को शुरू करेंगे। और आप जानते हैं कि विटामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके एग्जाम में बार बार, अनेक बार, कई कई बार, हर बार लगातार टॉपिक पूछे जाते हैं। लगभग हर साल विटामिन से एक या दो क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो जल्द से जल्द इसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार क्लियर करिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे आज के क्या क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं। चलिए तो आप सभी के साथ शुरू करते हैं प्यारे साथियों। तो जनरली विटामिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों विटामिन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन को ज्ञान करेंगे कि विटामिन होते क्या है। विश्वास मान के चलिएगा कि एक क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलेगा। लगभग हर साल ही ऐसा होता है, लगभग हर साल ही ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिलता है। जल्दी से कमेंट करें, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमें विटामिन के बारे में जानना है कि विटामिन जो शब्द है ये सी फंक ने दिया था प्यारे बच्चों। और विटामिन अपने आप में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखो एमपीपीएससी एमपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है कि विटामिन अपने आप में क्या होते हैं। तो विटामिन अपने आप में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन अपने आप में क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। थोड़ा सा जानकारी मैं विटामिन के बारे में आपको दे देता हूँ। तो विटामिन के बारे में यदि प्यारे बच्चों में आपको जानकारी दूं तो सबसे पहली चीज आपको ये पता लगनी होनी चाहिए कि विटामिन अपने आप में प्यारे बच्चों कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं। ये अपने आप में कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं। दूसरा, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, एनर्जी नहीं मिलती इनसे, ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। तो एक तो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि विटामिन जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरा, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। तो सर ये क्या करते हैं? सर ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करते हैं। ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करते हैं। आप समझ पा रहे हो मेटाबॉलिक रेगुलेटर क्या है? इस चैप्टर की पहली क्लास में बताया था कि हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं विटामिन। तो विटामिन की मदद से हमारे शरीर की जो उपापचय उपापचय होता है वो नियंत्रित रहता है। साथ ही साथ विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर की रोगों से रक्षा भी करते हैं। तो ये हमें प्यारे बच्चों ये हमें डिजीज मतलब कि रोग से बचाते हैं। तो रोगों से रक्षा करते हैं, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, हमारे शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। लेकिन विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता। तो विटामिन अपने आप में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ अब देखना है कि विटामिन के प्रकार की चर्चा करते हैं। तो बेसिकली हमें दो प्रकार के विटामिन पढ़ने होते हैं। एक वो जो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं, और एक वो जो हम कहते हैं जिन्हें वाटर सोलुबल विटामिन कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन का मतलब क्या होता है? ऐसे विटामिन जिनका एब्जॉर्प्शन ऐसे विटामिन जिनका एब्जॉर्प्शन ऐसे विटामिन जिनका एब्जॉर्प्शन मतलब जिनका अवशोषण ऐसे विटामिन जिनका अवशोषण हमारा शरीर वसा के साथ करता है। मतलब कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार विटामिन हमारे शरीर में किसके साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये चार विटामिन हमारे शरीर में वसा के साथ अवशोषित किए जाते हैं। तो जिन विटामिनों को हमारी बॉडी फैट के साथ एब्जॉर्ब करती है उन विटामिन को फैट सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। और जिन विटामिन को हमारी बॉडी जल के साथ, वाटर के साथ एब्जॉर्ब करती है, जो वाटर में घुलकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। तो इनका एब्जॉर्प्शन किसकी मदद से होता है? जल की मदद से होता है। और इनका एब्जॉर्प्शन फैट की मदद से होता है। तो विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं ये फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। और इसके अलावा गायत्री, ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों विटामिन जो बी और सी होते हैं ये आप जानते हैं वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं। जल्दी से नोट डाउन करोगे गायत्री? स्पीड से नोट डाउन करो बेटा। चलिए
सभी यूनिट नंबर 9 के भी डेमो क्लासेस अवेलेबल करा दी गई आप लोगों के लिए यूट्यूब पर। चलिए राजकुमारी नमस्ते। चलिए तो अब प्यारे बच्चों सभी विटामिन को याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है, रथ एक टॉफी, तो यहां से रा से बन जाएगा रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। था से बन जाएगा थायमीन, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। अभी डिटेल में देखेंगे। विटामिन बी को तो डिटेल में देखना है क्योंकि विटामिन बी कोई एक विटामिन नहीं है। विटामिन बी बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है क्योंकि उसके अंतर्गत कई सारे विटामिन आते हैं। विटामिन सी की ट्रिक है प्यारे बच्चों, ए से बनेगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी की ट्रिक है का से बनेगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की ट्रिक है प्यारे बच्चों टो से बनेगा टोकोफेरॉल। और विटामिन के की ट्रिक है फी से बनेगा फ्लिक्विनोन। तो ये सभी विटामिन की ट्रिक है। अब इस चैप्टर में मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से सुनना। किसी भी विटामिन के रिगार्डिंग जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी विटामिन आपको पढ़ना है इन 4 पैरामीटर को कवर करते हुए पढ़ना है। फर्स्ट जो पैरामीटर है कि फंक्शन ऑफ विटामिन, की किसी भी विटामिन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है वो हमें देखना होता है। सेकंड हमें देखना होता है सोर्स ऑफ विटामिन, की किसी भी विटामिन के क्या क्या सोर्स होते हैं वो देखना होता है। थर्ड हमें देखना होता है केमिकल नेम ऑफ विटामिन, किसी भी पर्टिकुलर विटामिन का क्या केमिकल नाम है, क्या रासायनिक नाम है, उससे क्वेश्चन बनता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें लास्ट पॉइंट देखना पड़ता है डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर विटामिन, किसी विशेष विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है ये देखना पड़ता है। तो इन 4 पैरामीटर को कवर करते हुए विटामिन पढ़ना है। किसी भी विटामिन का फंक्शन, उसके स्रोत, उसकी कमी से होने वाले रोग और विटामिन का रासायनिक नाम, ये हमें सभी के सभी विटामिन में पढ़ना होगा। बोलो हाउ। चलो तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम फैट सॉल्युबल विटामिन, और फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हमें इसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, तो इसका केमिकल नेम आप सभी बहुत अच्छे से जान रहे हो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन की डिस्कवरी ये सब याद नहीं रखना है कि किस विटामिन को किसने खोजा, ये सब पीसीएस लेवल के क्वेश्चन नहीं है। पीएससी में सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि किस विटामिन को किसने खोजा, ठीक है। अगर हम विटामिन ए के फंक्शन की आवश्यकता करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक फंक्शन of vitamin A in our body, so it is necessary or it is essential for our eyes, ये हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। तो आंखों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। अब देखो यहीं से कंसेप्ट समझो भाई, विटामिन ए हमारी आंखों के लिए आवश्यक है। बोलो हाउ। अगर ये विटामिन हमारी आंखों के लिए जरूरी है और अगर इसकी कमी हो गई तो जो बीमारियां होंगी वो कौन से अंग से संबंधित होंगी, तो अगर इसकी डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो हमें विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण आंखों से संबंधित बीमारी होंगी, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे कि जीरोप्थेल्मिया, जैसे कि क्रेटोमलेसिया, जैसे कि नेक्टेलोपिया। दीज ऑल डिजीज आर रिलेटेड विथ अवर आईज, और ये सब विटामिन ए की कमी से होती है। तो हमने ये देखा कि विटामिन का फंक्शन क्या है, जो उस विटामिन का फंक्शन है उसी अंग से संबंधित बीमारी हो जाएंगी। तो ये हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है ना। दूसरा प्यारे बच्चों, ये हमारी जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया को नम रखता है, ट्रैकिया को मॉइस्ट रखता है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तीसरा प्यारे बच्चों, ये हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है, इसलिए इस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन, क्योंकि ये संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो हमें इम्यूनिटी देता है, और विटामिन ए इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करता है। तो विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देने वाला विटामिन विटामिन सी है, लेकिन संक्रमण से बचाने वाला विटामिन ए है। सो इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। दिस विटामिन कैन ऑल्सो स्टोर इन अवर लीवर। आपसे पूछा जाता है कि कौन से विटामिन हमारे शरीर में संचित हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। तो उन्हीं में से एक विटामिन कौन सा है बताओ, विटामिन ए है। विटामिन ए हमारी बॉडी में कहां स्टोर होगा, तो ये हमारी बॉडी में लीवर में स्टोर होता है, हमारी बॉडी में लीवर में स्टोर होता है। तो जब आप विटामिन ए के सोर्स पढ़ेंगे, और विटामिन ए के सोर्स में एक सोर्स आपको यदि यकृत मिल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि यकृत को खा लेना है, यकृत को खा नहीं लेना है, यकृत पे विटामिन ए स्टोर होता है, उससे आवश्यकता पड़ने पर विटामिन ए हमें मिल जाता है। तो अगर विटामिन ए के सोर्स में कभी लीवर मिल जाए तो घबराना नहीं है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये हमारी बॉडी में लीवर पे स्टोर कर सकता है। अब जरा इसके सोर्स की चर्चा करते हैं। तो देखो मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, किसी भी विटामिन को 4 पैरामीटर पर पढ़ना है। सबसे पहले उसका केमिकल नेम याद रखना है आपको, है ना, बोलो हाउ। दूसरा आपको ध्यान रखना है उस विटामिन के क्या सोर्स हैं,
सोर्स पूछा जाएगा। तीसरा आपको ध्यान रखना उस विटामिन का फंक्शन, हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। और चौथा आपको ध्यान रखना उस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होगी, कौन सी बीमारी होगी। इस 4 पैरामीटर के रिगार्डिंग ही हमें सारे विटामिन को कवर करना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। केमिकल नेम आपको पता लग गया, रेटिनॉल है। अब जरा सोर्स की चर्चा करते हैं। सोर्स क्या है विटामिन ए के। तो वैसे तो विटामिन ए के बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में 2-3 ही हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। वैसे तो विटामिन ए के कई सारे सोर्स हैं, लेकिन उनमें से 2-3 पूछे जाते हैं। एक तो गाजर पूछा जाएगा, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। आप जानते हैं गाजर, गाजर पूछा जाएगा। गाजर में विटामिन ए बहुत ज्यादा पाया जाता है। और गाजर में प्रोटीन आपको कल ही बताया था मैंने, कैरोटीन प्रोटीन होता है। तो बीटा कैरोटीन के कारण आप जानते हैं इसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। दूसरा जो पेपर में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस याद रखना, गोल्डन राइस आप ध्यान रखना है। ये प्यारे बच्चों जीन संश्लेषित एक क्रॉप है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस याद रखोगे। गोल्डन राइस में विटामिन ए बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसे आप सुनहरा चावल कहते हो। तो जैसे आप जिन जिन क्षेत्रों में विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां देखी जाती हैं, वहां पर गोल्डन राइस बंटवाया जाता है कि बांटो भैया, उस गांव में गोल्डन राइस बांटो, ताकि लोगों को क्या हो, विटामिन ए मिल सके। तो एक तो गाजर याद रखोगे आप, गाजर। दूसरा जो पेपर में पूछा जाएगा वो गोल्डन राइस पूछा जाएगा, ठीक है। अब तीसरा विशेष रूप से ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जितने भी ऐसे फ्रूट्स हैं जो हल्का पीलापन लिए होते हैं, जिन भी फलों में पीलापन होता है उन फलों में विटामिन ए होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी और पीले फलों में विटामिन ए। और यदि कोई फल खट्टा भी है और पीला भी है, मतलब उसमें विटामिन सी भी होगा और विटामिन ए भी होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाता है, तो बस ये देख लो कि जो हल्के पीले फल होंगे उनमें विटामिन ए पाया जाएगा। क्या पपीता होता है? हाँ सर, पपीते में विटामिन ए मिलेगा। क्या मैंगो? हाँ सर मिल जाएगा। क्या एप्पल? हाँ सर मिल जाएगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, तो हल्के पीले फल ध्यान रखना, जितने भी पीले फल होते हैं वो विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और खट्टे फल जो होते हैं, खट्टे फल अभी आगे चल के बताऊंगा, विटामिन सी के सोर्स होते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके अलावा कुछ सोर्स ऐसे हैं जो मैं हर विटामिन में लिखूंगा, विटामिन सी छोड़कर। विशेष रूप से ध्यान रखना, दूध मैं लगभग सभी विटामिन का सोर्स इसको बोलूंगा, विटामिन सी छोड़कर। मांस मछली मैं लगभग सभी विटामिन में लिखूंगा, विटामिन सी छोड़कर। तो आपसे एक बार क्वेश्चन भी बना, अगर आप सिविल सर्विस में देखोगे कि दूध को पूर्ण आहार माना जाता है, फिर भी इसमें किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी को छोड़कर लगभग सारे विटामिन आपको दूध से मिल जाते हैं। ऐसे ही अगर मीट की चर्चा करें या फिश की चर्चा करें तो विटामिन सी नहीं होता, लेकिन विटामिन ए तो मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। यहां से पेपर में क्वेश्चन या तो गाजर से बनेगा, या आप ध्यान रखना गोल्डन राइस से बनेगा, या आप जानते हैं पीले फलों से बनेगा, जैसे कि आम, पपीता इत्यादि से। बोलो हाउ। अब चर्चा करते हैं। तो एक पैरामीटर हमने विटामिन का केमिकल नेम देख लिया, दूसरा पैरामीटर हमने उसके सोर्स देख लिए, थर्ड पैरामीटर हमने उसका फंक्शन देख लिया कि हमारी आंखों के लिए आवश्यक विटामिन है सर ये, साथ ही साथ हमें इन्फेक्शन से बचाता है सर ये। अब नेक्स्ट पैरामीटर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो इसकी कमी से कौन से रोग होंगे? तो 4 बीमारी आपको ध्यान रखना है। पहला नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा जीरोप्थैल्मिया, तीसरा केरेटोमलेसिया, चौथा नेक्टेलोपिया। ये 4 बीमारी आप ध्यान रखोगे जो विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती हैं। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि अंधरापन, रात में दिखाई नहीं देगा। दूसरा जीरोप्थैल्मिया। ये जीरोप्थैल्मिया क्या होता है सर? जीरोप्थैल्मिया एक प्रकार का आई से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण होता है। जिस व्यक्ति को जीरोप्थैल्मिया हो जाता है उसकी आंखों की लैक्राइमल ग्लैंड जो होती हैं, लेक्राइमल, कहां पाई जाती है ग्रंथियां? लैक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है आंखों में, जिनसे आंसू निकलते हैं, है ना। जिनसे क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। जो लड़कियों में ज्यादा एक्टिव होती है, लड़कों में ऐसा लगता है कि खराब सी हो गई है क्या, बहुत दिनों से काम ही नहीं करी है ना। तो लैक्राइमल ग्रंथियों की चर्चा करते हैं। तो लैक्राइमल ग्रंथि जो होती हैं, इनमें प्यारे बच्चों स्वेलिंग आ जाती है, ये सूज जाती है। तो जिस भी व्यक्ति को जीरोप्थैल्मिया होता है ना, उसकी आंखें शुष्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और लैक्राइमल ग्रंथि में सूजन आ जाती है। अगला होता है प्यारे बच्चों ध्यान रखना, क्रेटोमलेशिया। क्रेटोमलेशिया ये भी विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है और इसमें बच्चों में अंधापन हो जाता है ना। चाइल्ड एज ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू दिस क्रेटोमलेशिया। बच्चों में अंधापन जो होता है इस क्रेटोमलेशिया के कारण होता है। लास्ट नेक्टेलोपिया। अगर प्रकाश थोड़ा बहुत कम हो जाए, अगर लाइट थोड़ी सी कम हो,
पता लगा वोल्टेज चला गया तो आंखों में दिखाई नहीं पड़ रहा, तो कम रोशनी में दिखाई ना देना क्या कहलाता है? नेक्टेलोपिया कहलाता है। ये भी विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज है। बोलो हाउ। इसमें से कुछ भी रिपीट करना है तो बोलो एक बार। चलो दूसरा देखेंगे, फैट सोलुबल विटामिन में हमने आपको बताया तो विटामिन ए देखना है, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन ई, चौथा देखना विटामिन के। ये 4 विटामिन है जो फैट सोलुबल विटामिन है। अब दूसरा देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी देखेंगे तो वही 4 पैरामीटर है, वही 4 पैरामीटर, केमिकल नेम, सोर्स, फंक्शन और डिजीज। इन 4 पैरामीटर के रिगार्डिंग इस विटामिन को पढ़ेंगे। सो केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम इसका कैल्सीफेरॉल। केमिकल नेम इसका क्या बताओ? कैल्सीफेरॉल। लेकिन कैल्सीफेरॉल विशेष रूप से ध्यान रखना, कैल्सीफेरॉल इस विटामिन का केमिकल नेम है जो 2 प्रकार का, ध्यान रखना। एक होता है प्यारे बच्चों विटामिन D2 जिसका नाम होता है एक होता है प्यारे बच्चों विटामिन D2 जिसका नाम होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी में विटामिन डी का केमिकल नेम नहीं पूछा था, विटामिन D2 का पूछा था। तो D2 का केमिकल नेम क्या होता है? अर्गो कैल्सीफेरॉल होता है। और एक होता है विटामिन D3। विटामिन D3 का केमिकल नाम होता है कोली कैल्सीफेरॉल। तो अर्गो, देखो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ये कैल्सीफेरॉल एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारी स्किन में सिंथेसिस हो सकता है, हमारी त्वचा में बन सकता है, उसी को विटामिन डी नाम दिया गया है। ध्यान से सुनना, तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, लेकिन अगर विटामिन D2 की चर्चा करें तो इसे अर्गो, एक शब्द जुड़ जाएगा, अर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाएगा, अर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाएगा। और अगर विटामिन D3 की चर्चा करें तो एक शब्द और जुड़ जाएगा, इसे कोली कैल्सीफेरॉल कहा जाएगा, कोली कैल्सीफेरॉल कहा जाएगा। तो डी का पूछे तो जस्ट कैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 कहे तो अर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 कहे तो कोली कैल्सीफेरॉल। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ अब विटामिन डी के फंक्शन की चर्चा करते हैं। सो दिस इज वेरी एसेंशियल विटामिन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, ये हमारी किडनियों को हेल्प करता है विटामिन की कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो विटामिन डी की मदद से हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की कमी हो जाएगी, और कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो हमारी बोन वीक हो जाएंगी, हमारी बोन कार्टिलेज वीक कर जाएंगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये हड्डियों के लिए आवश्यक विटामिन है? निश्चित रूप से। तो विटामिन डी जो होता है ये हमारी बोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल विटामिन होता है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारी हड्डियों को मजबूत करने वाला विटामिन होता है। इस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था आपसे, ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा था किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। सो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये हमारी त्वचा में एक हार्मोन के रूप में बन सकता है। कैसे बनता है अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। इस विटामिन को सनशाइन विटामिन अर्थात धूप विटामिन भी कहते हैं। धूप में बैठने से आपको विटामिन डी मिल नहीं जाता है, बन जाता है। बहुत से लोगों को यह लगता है कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, यह गलत है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं पाया जाता। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधों का भोजन है। ठीक इसी तरीके से धूप, सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी त्वचा में विटामिन डी बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता। सूर्य प्रकाश की मदद से हमारी त्वचा में, हमारी स्किन में एक हार्मोन क्रिएट हो जाता है जिसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल, और इसी कैल्सीफेरॉल को हमने बायोलॉजिकल लैंग्वेज में विटामिन डी नाम दिया है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता नहीं है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी हमारी त्वचा में बन जाता है। इसलिए सूर्य प्रकाश अर्थात सनलाइट को विटामिन डी का सोर्स हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसे क्या भी कहते हैं बच्चों? इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा में ये बन सकता है, ध्यान रखना। सिविल सर्विस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सूर्य का प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी हमारी त्वचा में बन जाता है, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके सोर्स की चर्चा करें तो मैंने बता दिया कि सनलाइट को सोर्स बताओगे आप, बिल्कुल सोर्स बताना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले मैं कह ही चुका हूं आपको कि मांस, मछली और दूध में लगभग सभी विटामिन के सोर्स में लिखूंगा, एक छोड़ के, विटामिन सी को छोड़कर दूध हो गया, मांस मछली हो गया, मुझे सारे विटामिन में लिखना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना। अब देखो लड़कियों के साथ समस्या है, गर्ल्स के साथ ये समस्या है। क्या समस्या है?
धूप में निकला ना करो रूप की रानी, ठीक है, धूप में उन्हें निकलना नहीं है, निकलना है तो कवर करके निकलना है, ठीक है। सनलाइट की मदद से शरीर में विटामिन डी बन नहीं पा रहा है। दूध से उनको अलग से प्रकार की नफरत है, पीती नहीं है, और मांस मछली देखकर छीछी करने लगती है। तो प्रश्न ये है कि विटामिन डी आएगा कहां से, विटामिन डी आएगा कहां से बॉडी में? तो ऐसे में हड्डियां रह जाती हैं कमजोर। और जब लड़कियों में मोनोपॉज पीरियड आता है, मोनोपॉज पीरियड मतलब कि जब एमसी आना बंद होती है, उस पीरियड को मोनोपॉज पीरियड कहते हैं। एमसी जब आना बंद होती है, मोनोपॉज पीरियड होता है, तब सेक्सुअल हार्मोन की इम्बैलेंस होने के कारण बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे बीमारी होती है एक जो ज्यादा देखने को मिलती है महिलाओं में, जिसे कहते हैं ऑस्ट्रियोपोरोसिस। फ्रिक्वेंटली ये वुमेन्स में ज्यादा देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि माता श्री जो है सीढ़ी से फिसल गई, हड्डी टूट गई। दादी माँ बैठ रही थी कुर्सी पे, अच्छी से बैठ नहीं पाई, हड्डी टूट गई। क्यों? क्योंकि बढ़ती उम्र की महिलाओं में लिंग हार्मोन के असंतुलन से विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहनें देख रही क्लास को, ध्यान रखना, दूध जरूर पियो, जरूर पियो, दूध पीना बहुत जरूरी है, नहीं तो बुढ़ापे में दिक्कत होगी। तब ये लेक्चर आपको याद आएगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन के साथ भी, सिलेक्शन के बाद भी आपके काम आएगा। ध्यान रखिएगा। चलो आ जाओ। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, सनलाइट हो गया, मांस मछली हो गया, इत्यादि में क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। अब इसकी कमी से होने वाली डिजीज देखें तो 3 बीमारी ध्यान रखना। विटामिन डी की कमी से जो पहली बीमारी आपको ध्यान रखना, जिसे कहते हैं रिकेटस। इसमें क्या होता है? बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी के कारण। पता लगा तो बच्चे को लपाड़ा मारा, बीच से टूट गया, है ना, छोटा सा बच्चा था, उसको लपाड़ा मार दिया गुस्से में, ठीक है, दूध पिलाया नहीं था, हड्डियां कमजोर थी, विटामिन डी था नहीं, खत्म काम। रिकेटस, बच्चों की हड्डियां वीक होना। अब बड़ों को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी वयस्कों की भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, वयस्कों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसे कहा जाता है ऑस्ट्रियोमलेशिया। अब बच्चे का अकेला थोड़ी दोष है, बड़ों की भी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। तो यदि वयस्कों में यही बीमारी होगी तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसे कहेंगे ऑस्ट्रोमलेशिया। ऑस्ट्रोमलेशिया इज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट, whereas ricketts is the deficiency of vitamin D in child. एक और बीमारी होती है जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी, देखो एक नया शब्द बोल रहा हूं, बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी। ये एक टेस्ट होता है जिससे हमें हड्डियों का घनत्व पता लगता है कि हमारी हड्डियों में कितना घनत्व है, कितना कैल्शियम है। जिस व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, उसकी हड्डियों में कैल्शियम की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, हड्डियों का घनत्व बहुत कम हो जाता है, हड्डियां बहुत हल्की हो जाती हैं। ऐसा नहीं है पुरुषों में नहीं हो सकता, पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन ये बीमारी महिलाओं में होने की संभावना ज्यादा होती है। उसका कारण मैंने बताया कि एमसी जब बंद होती है, तब सेक्सुअल हार्मोन इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते ही है। उसके कारण कैल्शियम की डिफिशियंसी या विटामिन डी की डिफिशियंसी ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा ऑस्टियोपोरोसिस से जीवन में कभी आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए 1 गिलास दूध रोज, है ना। तो इसमें क्या होता है, हड्डियों में पोर बन जाते हैं, मतलब हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। सो एक तो रिकेटस, दूसरा ऑस्टियोमलेशिया, तीसरा ऑस्टियोपोरोसिस। बोलो हाउ। तो ये टोटल डिस्कशन था विटामिन डी का। इसमें से कुछ भी रिपीट करना है तो बताओ, कुछ भी रिपीट करना है इसमें से? चलो अगला देखेंगे विटामिन ई, जनसंख्या वृद्धि करने वाला विटामिन, विटामिन ई, ठीक है। इस भारतीयों में इतना ज्यादा पाया जाता है, इतना ज्यादा पाया जाता है कि आज विश्व का हर 5वां व्यक्ति क्या है? भारतीय है। और अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो आप जान रहे हो कि हम ही हम होंगे, ठीक है। चलो, तो इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, इसे रिप्रोडक्शन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। आ जाओ, तो विटामिन ई की चर्चा करते हैं, उन्हीं 4 पॉइंट्स के रिगार्डिंग इसको पढ़ेंगे, इसका केमिकल नेम, इसका सोर्स, इसके फंक्शन और इसकी कमी से होने वाले रोग। तो केमिकल नेम अगर देखें इसका, तो आपको मैंने ट्रिक बताई दी है, पहले ही ट्रिक बता चुका हूं इसकी कि टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। अगर इसके फंक्शन की चर्चा करें तो प्यारे बच्चों, ये हमारे रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। ये हमारी जो जनन ग्रंथि होती हैं, जो जनन ग्रंथि होती हैं, जो गोनैड ग्लैंड्स होती हैं, ह्यूमन की गोनैड ग्लैंड, जनन ग्रंथि जो होती हैं, जनन ग्रंथियों के संकुचन में सहायक होता है।
अगर आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, तो विटामिन ई हेल्पफुल होता है। ये हमारी जनन ग्रंथि, जो गोनाड ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि टेस्टिस ग्लैंड इन मेल एंड ओवरी ग्लैंड इन फीमेल। टेस्टोस्टेरोन इज द सेक्सुअल हार्मोन इन मेल एंड आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन इज द सेक्सुअल हार्मोन इन फीमेल। तो ये जो हार्मोन होते हैं, इन हार्मोन की सिक्रेशन में, जनन ग्रंथियों के संकुचन में, जनन ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में और प्रजनन कराने में सहायक विटामिन है विटामिन ई, जिसे अपन कहते हैं टोकोफेरॉल। अगर इस विटामिन की कमी होगी तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रजनन क्रिया सामान्य नहीं रह पाएगी। और अगर प्रजनन क्रिया सामान्य नहीं होती है तो फिर आप जानते हैं कि पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में बांझपन देखने को मिलता है। एक तो फंक्शन आपको पता लग गया इसका कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एक तो फंक्शन इसका ये हो गया। सर कोई और फंक्शन भी इसका? यस, ये प्यारे बच्चों हमारी स्किन के लिए भी हेल्पफुल होता है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर आवर स्किन। अब जरा ध्यान से सुनना, स्किन की चिंता लड़कों को नहीं होती है, दाढ़ी बढ़ रही बढ़ने दो, बाल बढ़ रहे हैं बढ़ने दो, कहीं जा रहे हैं पक रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। लड़कियों को बहुत चिंता होती है स्किन की, बालों की। अब देखो जैसे मैं हूं, मैंने पिछले बनवाई नहीं दाढ़ी, बढ़ रही बढ़ने दो, है ना। तो अब लड़कियों को चिंता होती है। तो अब जरा ध्यान से सुनना, जब भी ब्यूटी क्रीम खरीदने जाओगे, दो चीज देखनी है आपको। एक चीज कल बताई थी, ब्यूटी क्रीम में आपको दो तीन चीजें देखनी है। एक कल क्या बताया था? कोलेजन प्रोटीन और केराटिन प्रोटीन, और तीसरा आप देखोगे विटामिन ई, है ना। विटामिन ई आजकल अगर ब्यूटी क्रीम खरीदोगे उसमें लिखा रहता है विटामिन ई युक्त, क्योंकि विटामिन ई जो होता है हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। आपकी स्किन में जितना ज्यादा विटामिन ई होगा उतना ज्यादा ग्लो करेगी स्किन, उतना ज्यादा सुंदर लगोगे आप। इसलिए इसे विटामिन ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन, तो किसे कहेंगे? विटामिन ई को कहेंगे। रिप्रोडक्टिव विटामिन अगर आपसे पूछा जाए, रिप्रोडक्टिव विटामिन, तो ध्यान रखना रिप्रोडक्टिव विटामिन भी विटामिन ई को कहेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा सुंदर रहना चाहोगे और अधिक से अधिक रिप्रोडक्शन करना चाहोगे, मतलब आपको विटामिन ई का सोर्सेस लेने पड़ेंगे। तो सर अब जल्दी से बता दो, रहा नहीं जा रहा है कि ये विटामिन किन किन चीजों में पाया जाता है, तो इसके सोर्स देख लेते हैं। तो विटामिन ई के सोर्स देखने तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि दो तीन चीजें मैं हर विटामिन में लिखूंगा। देखो, एक तो दूध, दूसरा मांस मछली इत्यादि मैं हर विटामिन में लिखूंगा। लेकिन ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पेपर में पूछा जाएगा, आप जानते हैं, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। अंकुरित अनाज विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल जो ऑयल है ना, ये विटामिन ई के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स भी अच्छे सोर्स है विटामिन ई के। अगर इसकी कमी होगी तो जाहिर सी बात है, स्त्रियों में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता और त्वचा पर झुर्रियां आना, मतलब उम्र से पहले बुढ़ापा। बस इतना याद रखना है आपको। कंक्लूड यदि मैं पूरी कहानी को करूं तो केमिकल नेम टोकोफेरॉल, नेसेसरी किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए प्लस स्किन के लिए, ये फंक्शन हो गया। सोर्स की चर्चा करूं तो पेपर में अंकुरित अनाज पूछा जाएगा। कमी की चर्चा करूं तो नपुंसकता, बांझपन या त्वचा पे झुर्रियां होना। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इस विटामिन में। ठीक है, चलो कुछ भी रिपीट करना है इसमें से? चलिए तो अब देखते हैं फैट सोलुबल नेक्स्ट विटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो बसा में घुलनशील अगला विटामिन है विटामिन के। केमिकल नेम क्या है सर इसका? केमिकल नेम इसका फ्लोक्विनोन। एक बार बोल के दिखाओ, फ्लोक्विनोन बोलना पड़ेगा आपको। फ्लोक्विनोन किसके लिए आवश्यक होता है? अब जरा ध्यान से सुनना। देखो, एक होता है वनडे एग्जाम देने जाना। अगर आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हो तो कुछ अलग मामला है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कुछ अलग मामला है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरली आप सभी को पता होगा, शायद ही ऐसा कोई हो जिसको ना पता हो, कि विटामिन ए जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है, रक्त का थक्का बनाने में भाग लेता है ये, है ना। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। अब जरा ध्यान से सुनना, आगे चल के मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस पढ़ाऊंगा। 4 स्टेप्स में ब्लड क्लॉटिंग होती है। आप देखेंगे 4 में से किसी भी स्टेप्स में
विटामिन के पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ब्लड क्लॉटिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपका मन किया कि अब नहीं जीना तेरे बिना, आपने कट लगाया, फिर थोड़ी देर बाद लगा कि नहीं जीना पड़ेगा, अब भगवान से दुआ कर रहे हो कि रक्त आना बंद हो जाए। अगर शरीर में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, अगर बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं तो ब्लड जम जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा और खून निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की कमी से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो गई है, जो कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में देखी गई थी। ब्रिटेन का शाही परिवार यदि कहीं जाता है तो 2-4 डॉक्टर साथ में चलते हैं कि थोड़ी सी चोट ना लग जाए, क्योंकि अगर थोड़ी सी चोट लगेगी तो ज्यादा से ज्यादा खून बह जाएगा, क्योंकि रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है ही नहीं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो गई है। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी से आप जानते हो, मैंने एक डिजीज पढ़ाई थी आपको, हीमोफीलिया, याद है? हीमोफीलिया पढ़ाया था आपको। तो होगा क्या प्यारे बच्चों कि ये जो विटामिन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से रक्त का थक्का बनाने में सहायक नहीं है। विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनाता। बोले क्या बात कर दी सर, तो कौन बनाता है रक्त का थक्का? विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनाता, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने वाले कारकों को बनाता है, और ये कारक रक्त का थक्का बनाते हैं, ध्यान रखना। सो विटामिन के जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को जनरेट करता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करके रक्त को जमाने का काम करते हैं। मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिससे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस या तो डिले कर जाएगी या होगी नहीं। इसलिए हम कह देते हैं कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। अब समझ में आया क्यों कहते हैं इसको? लेकिन अमूमन इसकी कमी होती नहीं है शरीर में। अगर आप बहुत ज्यादा अत्याचारी प्रवृत्ति के हो, है ना, या आपको प्यारे बच्चों आपके पूर्वजों का श्राप लग रहा है, आनुवंशिक बीमारी मतलब पूर्वजों का श्राप कहते हैं, ठीक है, तो विटामिन के की डिफिशियंसी अमूमन नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हमारी आंतों में एक बैक्टीरिया रहता है जिसे कहते हैं इकोलाई बैक्टीरिया, जिसे इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी कहा जाता है। तो हमारी आंतों में एक बैक्टीरिया रहता है जिसे कहते हैं इकोलाई बैक्टीरिया। ये जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है ये हमारी आंतों में बना देता है विटामिन के को। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी आंतों में बन सकता है? तो हमारी आंतों में विटामिन के बन सकता है। अब देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। किसी भी प्रकार का विटामिन हमारे शरीर में नहीं बन सकता, हमारा शरीर सभी प्रकार के विटामिनों के लिए भोजन पर निर्भर होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे। सारे विटामिन तो हमारी बॉडी में नहीं बच सकते, लेकिन विटामिन के फॉर्म हो सकता है, लेकिन उतनी मात्रा में फॉर्म नहीं होता कि बॉडी की सारी क्या नाम से जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दे। हमें डाइट पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अमूमन आजकल देखने को ये मिल रहा है कि विटामिन के की डिफिशियंसी कई बार हो जा रही है जेनेटिकल केसेस में, है ना। तो विटामिन के जो है ये आंतों में बन सकता है। अगर थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाए तो निश्चित रूप से सर बनेगा, प्रैक्टिकल कंडीशन क्या उसको अभी छोड़ो। तो ये हमारी आंतों में बन सकने वाला विटामिन है। अब देखना जरा यहां से एक अच्छा क्वेश्चन निकलेगा। अब आपसे पूछा जाएगा विटामिन के स्रोत बताओ कि कौन कौन सी चीजों में विटामिन के पाया जाएगा, और एक ऑप्शन में लिखा रहेगा आंत। आंत मतलब कि इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये नहीं कि आंतों को खा लेना है, कि पता लगा किसी व्यक्ति को मारा फाड़ा उसकी आंतें निकाली और खा गए। बोले सर विटामिन के मछली में पाया जाता है, मछली को खाते हैं, दूध में पाया जाएगा, दूध को पी जाते हैं, तो आंतों में पाया जाता है, इसका मतलब आंतों को खा लेना है क्या? नहीं जी नहीं। हमारी आंतें विटामिन के का स्रोत है, इसका मतलब यह है कि हमारी आंतों में विटामिन के बन सकता है, और ये बनाएगा कौन? ये ई कोलाई बैक्टीरिया। ओके चलो, अब अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो ये तो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग में, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। इसलिए इस विटामिन को प्यारे बच्चों आप जानते हैं एंटी हीमोरिक फैक्टर भी कहते हैं इसे रक्त स्राव रोधी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। सोर्स वही सर जो आपने पहले बताए, मांस मछली दूध, ये तो मैं हर विटामिन के सोर्स में लिखूंगा विटामिन सी को छोड़कर। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, इसमें भी पाया जाता है ये। अगर डिफिशियंसी होगी तो एक बीमारी हो जाएगी जिसे कहते हैं हीमोफीलिया,
आप जानते हो इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं, इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। 3 प्रकार का हीमोफीलिया पढ़ाया था आपको, याद करो, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। याद आ रहा है कि नहीं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9, 11 की डिफिशियंसी से। चलो, तो ये तो था भैया विटामिन के जो वसा में घुलनशील था। तो विटामिन ए हमने देख लिया, विटामिन डी हमने देख लिया, विटामिन ई हमने देख लिया, विटामिन के देख लिया। ये थे फैट सोलुबल विटामिन, जो जिनका अवशोषण हमारे शरीर में वसा के साथ होता है। तो ये फैट सोलुबल विटामिन देख लिए। अब हम देखेंगे वाटर सोलुबल विटामिन। तो जल में घुलनशील 2 ही विटामिन हमें देखने हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 देखने हैं। तो इन दोनों को अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ही इस पूरे टॉपिक के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो पूछो, अन्यथा फिर आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। इस टॉपिक के क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को फिनिश करके लगाएंगे अपन। बोलो, मृदुल, राजकुमारी, आमिर, गायत्री, नेहा, जया, सब कुछ क्लियर है? चलो, ठीक है जी।